वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 254 है। टेस्ट 3 यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चलिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर लगभग 1 ईयर की करंट अफेयर्स को हम कवर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन 4 में से, यानी 3 सही होंगे, एक गलत होगा और उसी को ढूंढना है। तो पहला है, जर्मन लेखिका जेनी एर्पनबेक को यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024? जेनी एर्पनबेक इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली जर्मन लेखिका है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी किताब या उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए मिला है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। जेनी अर्पनवेक लेखिका हैं और अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन। तो पहला वाला सही है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के जेनी अर्पनवेक इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली जर्मन लेखिका। ठीक है, 50,000 पाउंड या 64,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि इसमें मिलती है। लेकिन जो उपन्यास है वो टाइम शेल्टर नहीं है। उपन्यास का नाम है कैरोस। कैरोस के लिए मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो मिला था टाइम शेल्टर के लिए। तो जर्मन लेखिका जेनी अर्पनवेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी किताब या उपन्यास कैरोस के लिए मिला है, न कि टाइम शेल्टर। और यह किताब जो है पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व के आखिरी वर्षों के दौरान एक जटिल प्रेम कहानी है। यह पुरस्कार 21 मई 2024 को लंदन में आयोजित एक समारोह में दिया गया था। जेनी अर्पनवेक इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली जर्मन लेखिका हैं। माइकल हॉफमैन इस पुरस्कार को पाने वाले पहले पुरुष अनुवादक हैं। कैरोस जर्मन से अंग्रेजी में अनुवादित होने वाली पहली किताब है जिसे यह पुरस्कार मिला है। धनराशि की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में 50,000 पाउंड या 64,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। इसे लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बांटा जाता है, यानी जेनी अर्पनबेक को आधा मिलेगा और माइकल हॉफमैन को आधा। ये तो 24 वाला हो गया। अगर प्रश्न बनना चाहिए तो यही बनना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर का मूड खराब हो जाता है कभी कभी, मतलब सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और 23 पुरानी करंट अफेयर्स पे चले जाते हैं। तो 23 का भी देख ही लो एक बार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया था। ठीक है, एक लेखक है, एक अनुवादक है। तो किसको दिया गया था? और टाइम शेल्टर है उपन्यास या किताब का नाम 23 वाली का। जॉर्जी जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल को उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता नामित किया गया था। जॉर्जी गोस्पोडिनोव ये हैं। ठीक है, ए है इसका आंसर और एंजेला ये हैं रोडेल। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या है? ये थीम जरूर पूछेगा, या तो मैच वैच करके 4 दिवस की पूछ लेगा या सीधे सीधे इस तरह से पूछ लेगा। विश्व जल दिवस 2024 की थीम वैल्यूइंग वाटर, तो ये पुरानी थीम है। विश्व जल दिवस 2021 की थी, ये तो 2024 की है। शांति के लिए जल का उपयोग करना, क्या है? शांति के लिए जल का उपयोग करना। तो विश्व जल दिवस 2024 की थीम थी शांति के लिए जल का उपयोग करना, यानी लिवरेजिंग वाटर ऑफ पीस। यह थीम जल और स्वच्छता से जुड़े संकटों से निपटने के लिए कार्यवाही करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के मकसद से रखी गई थी। और आपको ज्ञात हो तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन जल और स्वच्छता पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है और वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस को मनाना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन पुरानी हो गई
इसका आंसर है भूमि बहाली मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। यह है विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 की थीम ए है इसका आंसर। तो वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि बहाली मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। इंग्लिश में ये है लैंड रिस्टोरेशन डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। अच्छा, एक नारा भी था इस दिन का, वो था हमारी भूमि हमारा भविष्य। तो इसको नारे को थीम मत मान लेना, थीम या विषय यह है भूमि बहाली मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक करना और इन समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाना है। हर साल यह दिन 25 जून को मनाया जाता है और साल 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। जो ऑप्शंस में लिखी है वो पिछले वर्ष की थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 23 वाली भी मोटा मोटा ध्यान में रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अनुसार किसे सबसे स्वच्छ शहर माना है? इस बार 2 आ गए हैं। वैसे तो पिछले 6 सालों से लगातार इंदौर ही प्रथम स्थान पर था, लेकिन इस बार इंदौर के साथ आ गया है सूरत भी। तो यहाँ तो आंसर अपना इंदौर ही होगा, सी है इसका आंसर। तो भारत की राष्ट्रपति ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत मंडप नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया। ठीक है, इंदौर ने लगातार 7वें वर्ष अपना स्वच्छ शहर का खिताब बनाए रखा। 6 तक तो हो गया था पिछले साल, 7वां भी ले लिया इस बार। और हाल के वर्षों में इंदौर के बाद लगातार दूसरे स्थान पर रहने वाला जो सूरत है, सूरत ने पहली बार शीर्ष स्थान का पुरस्कार प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान पर 2 हैं, इंदौर और सूरत। वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष 2 पुरस्कार प्राप्त किए। सबसे स्वच्छ गंगा शहर पूछ रहे तो वाराणसी और प्रयागराज का नाम है। अच्छा, इसी राज्यों में आ जाए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो राज्य का नाम पूछ ले तो महाराष्ट्र है, शहर पूछ ले तो इंदौर और सूरत दोनों एक साथ, सबसे स्वच्छ गंगा शहर पूछ ले तो वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, साथ ही चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षा शहर का पुरस्कार मिला, इसको भी याद रखिएगा। और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड पूछ ले तो मध्य प्रदेश के मऊ छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। इतनी चीज आपको याद रखनी है इससे जुड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? इजराइल, भारत, यूक्रेन, पाकिस्तान। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर भारत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रूस और यूक्रेन वॉर जो चल रहा था, उसके बाद से भारत ने खूब हथियार मंगाए रूस से। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की ओर से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। रूस से भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा हथियार जो है एशियाई देशों ने ही खरीदे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना। वर्ष 2019 से 23 के बीच दुनिया के कुल हथियार आयात का 9.8% भारत ने किया। पाकिस्तान ने भी इस दौरान चीन से भारी मात्रा में हथियार खरीदे। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई कौन जारी करता है? सिप्री जारी करती है क्या इसको भी? सिप्री जारी नहीं करती, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं जारी करता, विश्व आर्थिक मंच नहीं जारी करता, इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में बर्लिन में, जर्मनी में। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक सीपीआई विश्व भर के 180 देशों तथा क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर के आधार पर 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर देता है,
जिसका स्कोर 0 वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, जिसका स्कोर बढ़ता हुआ 100 की तरफ वो है भ्रष्टाचार मुक्त। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में शीर्ष 3 देश, डेनमार्क का स्कोर 90 है, तो सबसे कम भ्रष्टाचारी हुआ वो। ठीक है, निरंतर छठे बार शीर्ष स्थान पर है सबसे कम भ्रष्टाचारी। फिनलैंड और न्यूजीलैंड का स्कोर, फिनलैंड का स्कोर है 87, न्यूजीलैंड का है 85। ये दूसरे तीसरे पर है सबसे कम भ्रष्ट। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। चांदी यानी सिल्वर के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? चांदी या सिल्वर के उत्पादन में शीर्ष देश है मैक्सिको, और कई सालों से मैक्सिको। तो चांदी के उत्पादन में मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्ष 2021 में मैक्सिको ने 5,600 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया था। मैक्सिको में दुनिया का सबसे बड़ा चांदी खाद्यान्न है वो है जैक्टेक। मैक्सिको की चांदी कंपनी फ्रेंस नीलो दुनिया की सबसे बड़ी चांदी कंपनी है, और वर्ष 2023 में चांदी के उत्पादन में मैक्सिको, उसके बाद रूस, उसके बाद पेरू, मैक्सिको के बाद चीन, उसके बाद पेरू का वर्चस्व था। इन तीनों देशों ने दुनिया की आधे से ज़्यादा चांदी का उत्पादन किया था। अच्छा, इस चीज़ को भारत के परिदृश्य में आ जाएं तो भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। राजस्थान का जो उदयपुर है भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक शहर है। राजस्थान देश के कुल चांदी उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त बीज किस्में जारी की? कहाँ की? VHU में, पंतनगर में जो कृषि विश्वविद्यालय है एशिया का सबसे पहला वहाँ पर, या IIT रुड़की में, नई दिल्ली में? किसानों से वार्ता भी की इस दौरान इन्होंने, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त बीज किस्में जारी की। ये नंबर पर भी प्रश्न बन सकता है, 109 है। इन 109 किस्मों में 34 खेती की, 27 बागवानी की फसलें शामिल हैं। खेती की फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के बीज शामिल है, जबकि बागवानी में आ जाएं तो फल, सब्जी, कंदमूल, मसाले, फूल और औषधि पौधों के बीज शामिल हैं। तो नई दिल्ली का नाम याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ 109। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 26 जुलाई 2024 को 11 अगस्त 2024 के मध्य 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के मध्य ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, जकार्ता, इटली, ब्यूनस आयर्स। इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में आ जाएं तो बोनस अंक वाले होते हैं, सभी को पता होगा। पेरिस ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य किया गया। यहाँ कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रेकिंग को वैकल्पिक खेल के तौर पर शामिल किया गया। इसके अलावा स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग जैसे खेल भी वर्ष 2020 के बाद फिर से शामिल हुए थे। ठीक है, तो वर्ष 2020 यानी पिछले साल, 4 साल में आता है ना ओलंपिक, तो पिछली बार के ओलंपिक में इनको शामिल किया, फिर इस बार फिर से शामिल किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 11 प्रश्न ही एडेड हैं आज। कौन सा देश विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है? भंडारण अगर पूछ ले तो उत्तर अलग हो जाएगा, उत्पादक पूछ रहा है। तो कौन सा है विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक? चीन है, चीन। और भंडारण पूछ लेता तो उत्तर ए हो जाता, अमेरिका। तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। चीन में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो सानक्सी में होता है, और वर्ष 2021 में चीन में कोयले का उत्पादन 3,942 मिलियन टन था, और वर्ष 2025 तक चीन का कोयला उत्पादन 4.1 बिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत जो है वो चीन के बाद कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है।
भारत में कोयले के सबसे बड़े भंडार की बात करें तो झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। भारत में कोयले का उत्पादन ज़्यादातर सरकारी कंपनियां करती हैं। अच्छा, वैश्विक परिदृश्य में देखें, दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा भंडार पर आ जाइए। सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? अमेरिका। अमेरिका के बाद रूस, रूस के बाद ऑस्ट्रेलिया, और जो उत्पादन प्रथम स्थान पर कर रहा था वो भंडारण में चौथे स्थान पर है, वो 5वें पर है भारत भंडारण में। ठीक है, और भारत चीन के बाद कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। पहला उत्पादक चीन, दूसरा उत्पादक भारत, भंडारण पहला अमेरिका, दूसरा भंडारण रूस। तो 11 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ठीक है, इन टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। एक टेस्ट में 150 प्रश्न मिलते हैं उसमें कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, लेकिन वो आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। छोटा सा अमाउंट है, पूरे साल का 499 रुपये। धन्यवाद।